नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इनकी कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि करियर किस क्षेत्र में मुझे बनाना चाहिए, कुंडली में प्रसिद्धि मिलने के योग कैसे हैं, पत्नी कैसी होंगी, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा, मानसिक तनाव बहुत है जीवन में, कारण जानना चाहते हैं, पेट संबंधित परेशानी रहती है, कहते हैं कि पेट संबंधित मुझे परेशानी परेशान करती है, जीवन में कितनी तरक्की करूंगा, जॉब करूं या फिर मैं बिजनेस करूं, मेरे लिए क्या ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, लग्जरियस लाइफ होगी या फिर नहीं, विदेश जाने के योग है या फिर नहीं, जीवन में धन, पैतृक संपत्ति, राहु की दशा और एक दो और प्रश्न इन्होंने पूछे हैं जिनका एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। कर्क लग्न की ये कुंडली बनती है और लग्नेश चंद्रमा जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहां पर कन्या राशि में है, तो ये कुंडली बन जाती है कर्क लग्न और कन्या राशि की। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। कैसे होते हैं ऐसे लग्न वाले लोग? आमतौर पर ऐसे लग्न वाले लोग शांत स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के होते हैं, नेचर इनका बहुत अच्छा होता है, हृदय बहुत कोमल होता है ऐसे लोगों का, और किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, दूसरे लोग इनका अहित जरूर कर देते हैं। यहां पर देखा जाए लग्न की तरफ चले, 16 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास जो बल है वो अच्छा खासा है। राहु लग्न में विराजमान है, 1 डिग्री का राहु है, बल बहुत कम है, मृत अवस्था का है राहु। यहां पर बैठा हुआ राहु कैसा परिणाम देगा? तो देखिए, चंद्रमा की घर में पहली बात तो राहु बैठा हुआ, इमोशनल साइन में राहु बैठा हुआ है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा तीसरे भाव में, यानी कि ना लग्न में है, माफ करिए, ना केंद्र में है चंद्रमा, ना ही त्रिकोण में है, तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ। यहां पर बैठा हुआ राहु अपनी दशांतर दशा में आपको कंफ्यूजन देगा, आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा, आपको बेसिकली आपको गलत डिसीजन लेने के लिए ये मजबूर कर सकता है या तो गलत डिसीजन दिलवा सकता है। हमेशा याद रखिए, राहु की दशांतर दशा में आप भ्रमित होते हैं तो अपने बड़ों से आप सलाह लीजिए। जो भी आपके बड़े हैं, जिनकी बात आप मानते हैं, जो आपको लगता है कि वो आपके लिए उचित सलाह ही देंगे आपको, जैसे कि आपके माता पिता, उनसे सलाह लेकर के काम करें। राहु की दशा में विशेषकर मैं ये बात कह रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं, आपके पास बहुत दिमाग है, आप बहुत टैलेंटेड है। प्रथम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिमाग देता है, ऐसा मत समझिए कि दिमाग नहीं देता, लेकिन कई बार भ्रमित कर देता है, कंफ्यूजन देता है, भ्रम किससे, ये करूं कि ये करूं, तो इस चक्कर में व्यक्ति जो है कई बार नुकसान कर बैठता है। तो सलाह लेकर के काम करेंगे राहु की दशा में। दृष्टि राहु की ना के बराबर होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर शिक्षा संतान संबंधित परेशानी, राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर वैवाहिक जीवन में परेशानी, और राहु की दृष्टि नवम भाव में हायर एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी, गुरुजनों के साथ कई बार संबंध खराब हो जाना, ये परेशानी दे सकते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि होगी ही नहीं, क्योंकि ये मृत है। तीसरे भाव में चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा देखा जाए तो 3 डिग्री का चंद्रमा है, चंद्रमा भी यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, चंद्रमा के पास बल बहुत कम हो गया है। लग्नेश है चंद्रमा, तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ, शरीर, लग्न मतलब शरीर, और लग्नेश जाकर के तीसरे भाव में बैठ गया तो जान लीजिए जीवन में आपको मेहनत बहुत करनी है, मेहनत करने से कभी भागिएगा मत, अन्यथा आपको नुकसान होगा। खूब मेहनत पराक्रम करेंगे, ये चंद्रमा आपको लाभ दे जाएगा। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा देखा जाए कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर देंगे, तात्कालिक मैत्री में है बुद्ध के साथ, चंद्रमा तात्कालिक मैत्री में है बुद्ध के साथ, अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। थोड़ा बेहतर कर लीजिए इस चंद्रमा को, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देगा ये चंद्रमा। कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी यात्राओं से लाभ भी दे देगा, लेकिन चंद्रमा को ध्यान से देखिए, अकेला है ये चंद्रमा, पीछे भी कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं, साथ में भी कोई नहीं। चंद्रमा को एक दोष लग गया, केमद्रम नामक दोष, किमद्रम या केमद्रुम नामक दोष चंद्रमा को यहां पर लग रहा है तीसरे भाव में। कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करेगा मानसिक रूप से, मन आपका शांत नहीं रहेगा, चीजों को लेकर के आप कंफ्यूज रहेंगे। वैसे ही राहु आपको कंफ्यूजन दे रहा था, ऊपर से जो लग्नेश है चंद्रमा, वही कमद्रुम दोष में पीड़ित हो गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर मन का भटकाव और मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है।
तो क्या करेंगे, तो आखिर में जो आपको उपाय दूंगा वो उपाय जरूर करेंगे। यहां पर बैठा हुआ है चंद्रमा, इसके पास भी दृष्टि का बल नहीं होगा। समझाने के लिए बता दूं कि चंद्रमा की दृष्टि यदि होती नवम भाव के ऊपर जाती, खूब सारी विदेश की यात्राएं और हायर एजुकेशन में ये चंद्रमा आपको लाभ दे देता। सप्तम भाव में चलते हैं, केतु सप्तम भाव में विराजमान है, 1 डिग्री का केतु है, मृत अवस्था का है केतु, सप्तम भाव होता है विवाह का, बैठा है शनि के भाव में, मित्र के घर में, शनि लाभ स्थान में है। तो शनि भी ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में है शनि। तो यहां बैठा केतु कैसा परिणाम देगा, विवाह विलंब से करें, सबसे पहला आपको सलाह, विवाह विलंब से आप करेंगे अच्छा रहेगा। कुंडली मिलान जरूर करेंगे, नहीं तो यहां पर बैठा हुआ केतु रिश्तों में तनाव दे देगा, पत्नी के साथ संबंध में ये तनाव दे देगा। कुंडली मिलान जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है तो अनबन की स्थिति आप दोनों के बीच में देखने को जरूर मिलेगी। केतु के पास भी यहाँ पर दृष्टि नहीं होगी। समझाने के लिए बता दूं, केतु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जा रही है, लेकिन नीच की है, तो जितना लाभ आप डिजर्व करते हैं उसमें कमी केतु की दशा में। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर, इमेजिनेशन पावर बढ़िया कर देगा, क्रिएटिविटी भी दे देगा, ज्ञान भी दे देगा, लेकिन भ्रम भी देगा। केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर चंद्रमा को और पीड़ित करेगा, चंद्रमा को और पीड़ित करेगा, मन को और भटकाएगा, मेहनत को ये बढ़ा देंगे, साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे। चलिए सीधे चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। गुरु और शनि साथ में विराजमान है। गुरु, इस कुंडली में गुरु जो है वो कौन है, देखिए षष्ठेश है और भाग्येश है। इस कुंडली में गुरु एक योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। कुछ लोग कई बार कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इनकी छठे भाव में गुरु की राशि पड़ रही है तो योग कारक इसको नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में जा रही है, तो गुरु यहां पर छठे भाव को भी रूल कर रहे हैं। तो यदि इनको बल दिया जाए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि मान लीजिए इसको पुखराज पहनाया जाए, या कभी भी किसी कुंडली में कर्क लग्न वाले ने गुरु को बल दिया, तो छठा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन चूंकि गुरु भाग्येश है, योग कारक कहलाएंगे गुरु। अपने दिमाग में ये बात आज डाल लीजिए कि यहां पर चाहे किसी की भी राशि अष्टम भाव में चली जाए, लेकिन वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह है, तो वो उस कुंडली में योग कारक कहलाएंगे। तो इस कुंडली में गुरु योग कारक है। देखिए भाग्य शुट करके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है, धन कमाने में आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। लाभ स्थान में गुरु बैठा हुआ है, अकेला नहीं बैठा है तो भावनाश नहीं करेगा। तो यहां पर गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए खूब सारा धन का लाभ देगा, खूब धन का लाभ देगा। यहां पर बैठा हुआ गुरु शुक्र के घर में बैठा हुआ है, और तात्कालिक मैत्री में भी है, जबरदस्त। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको बहुत पैसा दे सकता है, बहुत जो है आपको लाभ, मान सम्मान भी दिलवाएगा ये गुरु, और धन का लाभ भी विशेष रूप से आपको देगा। 7 डिग्री का गुरु है यहाँ पर, और ये जो गुरु है यहाँ पर ये वृद्ध अवस्था के कहलाएंगे, गुरु वृद्ध अवस्था के कहलाएंगे, और यहाँ पर आपको मान सम्मान धन का लाभ दे देंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करेंगे, चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी एक स्टेबिलिटी देंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बेहतर कर देंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, शिक्षा संतान में ये आपको परेशानी जो राहु खड़ी कर रहे हैं आपके लिए, उसमें कमी करेगा, और शिक्षा संतान संबंधित आपको लाभ दे जाएगा। इसके अलावा देखा जाए, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, ये दृष्टि जो है इनकी नीच की दृष्टि है, तो यहां पर ये आपके वैवाहिक जीवन में कोई लाभ नहीं देने वाले। वैवाहिक जीवन में गुरु की भी दृष्टि आपको लाभ नहीं देगी, क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं विवाह का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, तो कुंडली मिलान जरूर करेंगे। चलिए शनि देखा जाए, तो शनि भी यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ स्थान में, और शनि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, बढ़िया लाभ दे जाएंगे। अपने मित्र शुक्र के घर में शनि यहां पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि जो है वो मारक ग्रह है, तो शनि से यदि आप उम्मीद रखते हैं छप्पर फाड़ के शनि आपको लाभ दे देगा कर्क लग्न में, तो ऐसा आमतौर पर नहीं होता। लेकिन हाँ, शनि यहां पर तात्कालिक मैत्री में है, मित्र के घर में है, और 11वें भाव में कई बार बताया है कि राहु शनि केतु जैसा ग्रह कारक हो जाता है। तो शनि इस कुंडली में मारक होते हुए भी शनि का परिणाम भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, बहुत खराब देखने को नहीं मिलेगा। 3 डिग्री का शनि है, यहां पर मृत अवस्था का है शनि, शनि के पास दृष्टि का बल नहीं होगा। ठीक, शनि के पास दृष्टि का बल होगा ही नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि शनि के पास बल होता तो कैसा परिणाम देते। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, कार्य को विलंब करेगा, पर्सनालिटी जितनी बढ़िया हो सकती थी उसमें गिरावट कर देंगे। 2 दिन का कार्य 4 दिन में पूरा होगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, शिक्षा में विलंब, समझिए ध्यान से, राहु परेशानी,
खड़ी करते हैं, लेकिन शनि क्या करेंगे तो विलंब देंगे, क्योंकि शनि डिले का कारक है। तो शनि यहाँ पर पंचम भाव में शिक्षा संतान संबंधित विलंब करवाएगा। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, आयु भाव के ऊपर, ससुराल पक्ष भाव के ऊपर, आयु को लंबी कर देंगे, ससुराल पक्ष से लाभ करवा देंगे। वैसे भी देखिए तो शनि यहाँ पर कौन है, तो पत्नी भाव के स्वामी ग्रह, पत्नी भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, तो पत्नी से भी लाभ करवा सकता है, पार्टनरशिप से भी लाभ करवा सकता है। हालांकि यहाँ पर केतु थोड़ी परेशानी अवश्य खड़ी करेंगे। और ससुराल पक्ष का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में, तो ससुराल पक्ष से भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति देखने को मिल जाए। एक बात गुरु के बारे में और बता देता हूं, गुरु यहाँ पर षष्ठे से छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। रोग, ऋण और शत्रु भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ, यानी कि आप रोग से भी लाभ ले सकते हैं। तो रोग से लाभ आमतौर पर कौन लेता है, तो डॉक्टर्स लेते हैं, या फिर जो दवाई का व्यापार कर रहे हैं वो लेते हैं। तो आप भी इन क्षेत्रों से जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। 12वें घर की तरफ चलते हैं। चार ग्रह, कुंडली के चार ग्रह जाकर के 12वें घर में बैठे हुए, तो 12वां घर बहुत कुछ कह रहा है आपका। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ योग बन रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें घर में। देखिए सूर्य और मंगल का यहाँ पर पराक्रम योग बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, और शुक्र और बुध का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। एक बात और, कई सारे लोग वीडियो में कमेंट्स करते हैं कई बार कि ये योग इस कुंडली में लागू ही नहीं होता। बिल्कुल सही है। मान लीजिए इसी कुंडली में बुध कारक नहीं है, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, ये बहुत पैसा नहीं दे देगा आपको, ये बहुत पैसा कर्क लग्न वाले को नहीं देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इफेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बनेगा ही नहीं, बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन जो प्रभाव है वो कम मिलेगा। चलिए, तो तीन ग्रह जो सूर्य के साथ बैठे हुए, तीनों के पास ध्यान से देखिए मैंने सी लिखा हुआ है। सी का मतलब कंबशन, सी का मतलब अस्त का हो जाना। तो यहाँ पर बुध, मंगल और शुक्र तीनों ही सूर्य के करीब बैठ जाने की वजह से, सूर्य के करीब आ जाने की वजह से अस्त के हो चुके हैं। इसका मतलब है बुध, मंगल और शुक्र के पास जो बल है वो काफी कम हो जाएगा, उनका बल छिन्न हो जाएगा और दृष्टि का बल खत्म हो जाएगा तीनों ही ग्रहों के पास। सूर्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 21 डिग्री का सूर्य है, और सूर्य है कौन, द्वितीय भाव, आपके द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है सूर्य, यानी कि वाणी, पैतृक संपत्ति, कुटुंब और धन का स्थान जो है वो द्वितीय भाव से देखते हैं। जो सेविंग्स आप करते हैं उसका स्वामी ग्रह जाकर के खर्च भाव या विदेश भाव में बैठा हुआ है। धन टिकने में परेशानी देगा यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, नेत्र संबंधित परेशानी देगा यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, तो आंखों में चश्मा लग सकता है, उसका ध्यान रखिए। और विशेषकर यहाँ पर जो सूर्य बैठा हुआ है ना, ये धन की सेविंग्स आपको नहीं देगा। पैतृक संपत्ति का नुकसान आप कर सकते हैं, चाहे आपके डिसीजन की वजह से हो या जैसे भी हो, पैतृक संपत्ति से आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो कि आपको मिलना चाहिए, क्योंकि पैतृक संपत्ति के भाव का स्वामी ग्रह लॉस, नुकसान के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। 21 डिग्री का सूर्य है, 50% का बलाबल है, वृद्ध अवस्था का ये सूर्य है, दृष्टि डालेगा कुंडली के छठे भाव के ऊपर, पेट संबंधित परेशानी दे सकते हैं, कंपटीशन में आपको सफलता दिलवाएंगे, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएगा, और मेडिकल फील्ड में विशेष रूप से ये सूर्य आपको सफलता दिलवाएगा। मंगल के ऊपर चलते हैं। 19 डिग्री का मंगल है, देखिए 21 डिग्री के सूर्य है, 19 डिग्री का मंगल है। मंगल के पास जो बल है वो छिन्न हो गया, वो बल काफी कम हो गया। तो मंगल कौन है इस कुंडली में, तो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध भाव का स्वामी ग्रह है, और करियर भाव का भी स्वामी ग्रह है, जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है, और खर्च और नुकसान के भी भाव में बैठा हुआ है। देखिए प्रथम बात तो ये बुध के घर में मंगल बैठ गए और बुध के साथ बैठ गए, तो अति शत्रु होकर के बैठ गए यहाँ पर, तो ये वीक पॉइंट बनता है। और सबसे योग कारक ग्रह का 12वें घर में जाकर के बैठना, ये बहुत बढ़िया स्थिति तो नहीं है, ये बहुत बढ़िया स्थिति तो नहीं है। एक ही सलाह दूंगा, या तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़ करके पढ़ाई करिए और जॉब करिए, या तो आप विदेश निकल जाइए, या तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़िए, या तो आप जो है विदेश निकल जाइए, तभी यहाँ पर बैठा हुआ मंगल काफी हद तक आपको लाभ दे देगा। अदरवाइज यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं नुकसान देगा। अस्त का है मंगल, बल काफी कम हो गया है, आप चाहें तो इसके रत्न को पहन करके इसको पावर दे सकते हैं। 6, 8, 12 में यदि ग्रह बैठ जाए तो आमतौर पर उसका रत्न नहीं पहनाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अस्त है मंगल, आपको मैं आखिरी में सुझाव जो दूंगा वो जरूर आप फॉलो करेंगे। मंगल के पास दृष्टि नहीं होगी, और मंगल यहाँ पर मेडिकल फील्ड से जुड़ने पर, विदेश जाने पर आपको विशेष रूप से करियर में और शिक्षा में सफलता देने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पेट वगैरह में परेशानी दे सकता है और अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। और काफी हद तक यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको मांगलिक बनाता है, लेकिन साथ ही साथ मांगलिक दोष काफी हद तक भंग भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त के हैं,
बुध के ऊपर चलते हैं। 20 डिग्री का बुध है। बुध भी काफी हद तक अस्त हो गए हैं क्योंकि 1 डिग्री का केवल फर्क है यहाँ पर सूर्य और बुध के बीच में, लेकिन फिर भी बुध जो ऐसा ग्रह है, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अस्त होने के बावजूद बाकी ग्रहों के मुकाबले बढ़िया परिणाम दे जाता है। तो यहाँ पर अपने ही घर में बुध बैठे हुए हैं। काफी हद तक देखा जाए तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर लागू हो जाएगी। हालांकि चंद्रमा को थोड़ा और बल देना पड़ेगा आपको, तब विपरीत राजयोग फलित होगा। यहाँ पर विदेश भाव का स्वामी ग्रह बुध विदेश भाव में ही मौजूद है, तो कहीं ना कहीं विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं। विदेश जाकर के आप सेटल भी हो सकते हैं। एक बात और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, विदेश का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंडिया से बाहर ही चले जाएं। आजकल के समय में एरोप्लेन हो जाने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है विदेश का मतलब विदेश ही होता है। जब एस्ट्रोलॉजी 1000 वर्षों पहले, 5000 वर्ष पहले एस्ट्रोलॉजी आई थी, तब कोई ऐसा साधन नहीं था कि आप आराम से विदेश चले जाएं। तब विदेश का मतलब होता था कि आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं। जैसे आपका जन्म स्थान नॉर्थ इंडिया में है तो आप हो सकता है साउथ इंडिया चले जाइए, आप मुंबई साइड चले जाइए, या आप मुंबई वगैरह में हुए हैं तो आप न्यू दिल्ली में आ जाइए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। तो बर्थ प्लेस से यदि आप दूर जाते हैं, आपको लाभ हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तीसरे भाव साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह है बुध, और जाकर के 12वें घर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। जितना मेहनत आप करते हैं उतना ज्यादा आपको लाभ देखने को नहीं मिल रहा। स्किन वगैरह से जुड़ी हुई परेशानियां दे सकता है और डाइजेशन की परेशानी दे सकता है, उसका ध्यान रखिए। दृष्टि नहीं होगी। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वां शुक्र कहीं से भी खराब नहीं माना जाता। 12वें घर में यदि शुक्र बैठ जाए तो कहते हैं काफी हद तक ये वैवाहिक सुखों को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि 12वें घर से हम शयन सुख को देखते हैं, फिजिकल रिलेशन को देखते हैं। वहां पर शुक्र कारक हो जाते हैं, उन चीजों में व्यक्ति को लाभ करवा देते हैं, शारीरिक सुखों में लाभ करवा देते हैं। यहां पर लेकिन शुक्र भी अस्त का हो गया है, ये वीक पॉइंट है। शुक्र अस्त का हो गया है, वीक पॉइंट है। वैसे भी आपका जो विवाह का भाव है वहां पर केतु का बैठना, गुरु की नीच की दृष्टि पड़ना, राहु की दृष्टि पड़ना वीक पॉइंट था। अब यहां पर देखा जाए तो शुक्र जो है वो भी अस्त के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में परेशानी नजर आ रही है। तो कुंडली मिलान करके और बहुत सोच समझ के विवाह करें, और हो सके तो थोड़ा विलंब से विवाह करें, आपके लिए यही फायदेमंद रहने वाला है। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, धन वगैरह का खर्च हो सकता है। शुक्र कौन है इस कुंडली में? तो सुखेश है और लाभेश है। सुखेश का जाकर 12वें घर में बैठना ये आपको विदेश लेकर के जाएगा। सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है, घर में कलह की स्थिति रह सकती है, उसका ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी वगैरह लेने में भी सावधानी बरतना चाहिए आपको। और लाभ स्थान के स्वामी ग्रह खर्च भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ में ये कमी करता है। हाँ, यदि आप विदेश चले जाएं उसमें भी ये शुक्र भी आपको लाभ दे जाएगा, दृष्टि इसकी भी नहीं होगी। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और चलते हैं सीधे हम अब आपके दशाओं के ऊपर। दशा आपकी फिलहाल मंगल की चल रही है, जो कि 20 जून 2020 तक चलने वाली है। मंगल में अभी चंद्रमा की अंतरदशा है, जो कि 20 जून 2020 को खत्म हो जाएगी मंगल की महादशा के साथ ही। तो अभी जो समय है एक प्रकार से आपका अच्छा चल रहा है। उसके बाद जून 2020 के बाद आपको राहु की महादशा प्रारंभ होगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को, राहु की महादशा जब स्टार्टिंग में आएगी तो राहु की महादशा में जब तक राहु की ही अंतरदशा चलेगी, वो समय कहीं से भी आपके लिए बढ़िया नहीं जाएगा। आपका मन परेशान रहेगा, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भ्रमित रह सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं आप, जिस रिस्क को उठाने से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? उपाय करेंगे। दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सलाह लेकर के काम करेंगे। आप तो सलाह लेकर के काम करेंगे, और जो उपाय आखिरी में बताने वाला हूं उन उपायों को आप पालन जरूर करेंगे। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। करियर किस क्षेत्र में बनाऊं? देखिए, करियर आपको बनाना चाहिए मेडिकल के क्षेत्र में। यदि संभव हो मेडिकल फील्ड से आप जुड़ जाइए, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अस्पताल का भी भाव होता है 12वां घर, अस्पताल का और कोर्ट का भाव होता है। इतने सारे ग्रह उस भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति। आप लॉ के भी फील्ड से जुड़ सकते हैं। गुरु और शनि एक साथ युति बना करके बैठा हुआ है, लॉ के भी फील्ड से जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ते हैं, बहुत लाभ, बहुत बढ़िया लाभ आपको देखने को जीवन में मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़े से जो एसएससी और पुलिस वगैरह में भी है, लेकिन आमतौर पर कर्क लग्न वाले लोग उसमें नहीं जाते हैं। मंगल भी कोई बहुत जबरदस्त स्थिति में तो नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेडिकल फील्ड या फिर लॉ के फील्ड से जुड़िए। उसमें भी मेडिकल को टॉप पे रखिए, मेडिकल को टॉप पे रखिए। मंगल जो है आपके दशमेश कर्मेश बनते हैं, तो कई बार व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र की तरफ भी जाता है। राहु की दशा आपको आने वाली है, अभी मंगल की दशा चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपका मन टेक्निकल क्षेत्रों की तरफ भी जाने के लिए करेगा कि मैं टेक्निकल क्षेत्र यानी कि इंजीनियरिंग से जुड़ जाता हूं।
आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल का फील्ड आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद इन्होंने पूछा प्रसिद्धि मिलने की योग। देखिए, प्रसिद्धि मिलने के लिए काफी चीजों को हम कुंडली में देखते हैं। प्रथम भाव में राहु उसमें सपोर्ट तो करेगा, लेकिन लग्नेश को थोड़ा बलवान करिए, दसम भाव के स्वामी ग्रह मंगल को थोड़ा और अच्छा करिए और सूर्य को बेहतर करिए, तो प्रसिद्धि मिलने के योग बन सकते हैं। कोई बहुत जबरदस्त यहाँ पर प्रसिद्धि मिलने का योग हो, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहूंगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है, हाँ, प्रसिद्धि मिलने के लिए एक चीज जो आपकी आपकी D9 कुंडली मेरे सामने है, नवमांश कुंडली, उसमें सूर्य आपका उच्च का है, गुरु मंगल पारिजात योग बना रहा है, शनि का भी काफी अच्छा योग बन रहा है वहां पर, अपने ही घर में शनि है। तो कुछ योग है जो कि आपको आने वाले समय में समाज में फेमस कर सकते हैं, आप अच्छे पद पर जा सकते हैं, उसमें समय है, इसके पीछे ना भागे। आप बेसिकली जो पढ़ाई करना चाहते हैं अभी पढ़ाई करें, प्रसिद्धि को लेकर के परेशान ना हो। अभी पत्नी कैसी होंगी, विवाह कैसा रहेगा, कब होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि पत्नी, देखिए, विवाह थोड़ा विलंब से करिए। पत्नी आपकी सुंदर होंगी, शनि जो है वो शुक्र के घर में जाकर के विराजमान है, लेकिन वैवाहिक सुख थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। केतु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो केतु के द्वारा भी कुछ हद तक पत्नी की वो मिलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, तो काफी हद तक वो मेच्योर्ड भी हो सकती है। सुंदर तो होंगी लेकिन मेच्योर्ड भी हो सकती हैं, और आपको विवाह भी 30 के आसपास या उसके बाद करना चाहिए। 28-30 से पहले आपको विवाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। विवाह कब करें? तो 28-30 के आसपास करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी है, कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी, और पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ी सी अनबन की स्थिति नजर आ रही है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। शुक्र भी आपका कोई बहुत जबरदस्त स्थिति में नहीं है। चलिए, मानसिक तनाव बहुत है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। राहु का प्रथम भाव में बैठना और चंद्रमा लग्नेश तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए, और ऊपर से केमद्रम नामक दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव नजर आ रहा है कुंडली में। इसके बाद इन्होंने बोला है पेट संबंधित परेशानी रहती है। बहुत मेजर परेशानी तो नहीं है, लेकिन सूर्य की दृष्टि जहां पड़ना और 4-4 ग्रहों का 12वें घर में होना, उसमें भी सूर्य मंगल का एक साथ, वो छोटी मोटी परेशानी आपको दे रहे हैं। कुछ उपाय कर लीजिएगा। बेसिकली आप चाहे तो अभी ही नोट डाउन कर लीजिए, गुरु को थोड़ा सा बेहतर बना लीजिए, आपको स्थिति बेहतर हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, तो आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा और पेट संबंधित परेशानी भी कम होती चली जाएगी। 108 बार नित्य आपको इसका जाप करना चाहिए। जीवन में कितनी तरक्की करूंगा? बिल्कुल, यदि आप आने वाले समय में थोड़ा धैर्य रखते हैं, आने वाले समय में राहु की महादशा में खास करके इनिशियली धैर्य रखते हैं, उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और यदि कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी बढ़ जाएगी। जॉब करूं अथवा बिजनेस करूं, आपकी कुंडली के अनुसार इनिशियली आपको अभी सिर्फ और सिर्फ जॉब के बारे में सोचना है, बिजनेस का ख्याल अभी आपको लाना भी नहीं। लग्जरियस लाइफ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, अभी आप इनके बारे में मत सोचिए, लग्जरियस लाइफ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बस आप अभी ये सोचिए, एक लक्ष्य बनाइए, कोशिश करिए उन्हीं फील्ड से जुड़ने का जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद ऐसा कुछ कह सकते हैं, कुंडली के अनुसार मैं यहाँ पर जबरदस्ती बोल दूं कि लग्जरियस लाइफ कुंडली के अनुसार मौजूद है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं होगी। लेकिन आपकी नवमांश कुंडली बहुत कुछ कह रही है, अच्छी है, तो मेहनत करेंगे तो बहुत हद तक संभव है कि आपको मिल जाए। विदेश जाने के योग बिल्कुल है, आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग है। यदि विदेश नहीं भी जा पाते हैं तो जन्म स्थान से दूर जाने की कोशिश करिए, आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। जीवन में कितना पैसा कमाऊंगा, एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं कितना पैसा कमाएंगे, लेकिन गुरु जो आपका लाभ स्थान में बैठा हुआ है, ये आपको बहुत पैसा देने वाला है। हाँ, पैसा टिकेगा नहीं आपके पास, क्योंकि 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है, तो पैसा चाहते हैं कि टिके आपके पास। आखिरी में जो सूर्य का उपाय बताऊंगा वो आप जरूर करेंगे, ताकि धन संपत्ति आपके पास रहे, पैसा आपको पास टिका रहे। और पैसे आएंगे कि नहीं, तो जरूर आएंगे पैसे, गुरु आपको बहुत पैसा देगा। इसके बाद ये कहते हैं कि पैतृक संपत्ति मिलेगी अथवा नहीं, थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं योग। सूर्य जो है 12वें घर में जाकर के नुकसान के घर में बैठा हुआ है, सूर्य को बेहतर करिए, धन और पैतृक संपत्ति संबंधी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। राहु की महादशा का परिणाम इनिशियली आपको ये बहुत भटकाएगा, बहुत मानसिक यातनाएं देगा। कोशिश करें कि गलत डिसीजन ना लें। लग्न में राहु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों के विचार, आपके प्रति मन में लोगों के विचार जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है इस दौरान आपके झगड़े हो जाए और लोग जो है आपसे दूरियां बना लें। तो बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है और सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। खास करके देखिए, राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है, ऐसा नहीं होता कि पूरे 18 वर्ष ऐसी कोई परेशानी रहेगी। इनिशियली थोड़ी ज्यादा परेशानी रहेगी, आने वाले वक्त में परेशानियां कम होने लगेंगी।
इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। देखिए, परिवार के भाव का जो स्वामी ग्रह होता है ना, फैमिली रिलेशन, वो द्वितीय भाव होता है। फिर से सूर्य, तो सूर्य को बेहतर करिए, थोड़े से नुकसान के भाव में चले गए हैं, तो यहाँ पे वीक नजर आ रही है ये पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इनको बेहतर करिए तो इसके योग बन जाएंगे, अदरवाइज थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं इन चीजों के योग। चलिए उपाय पर चलते हैं। उपाय बताने से पहले नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में देखें तो शनि वहां पर स्वग्रह है, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो विष दोष बन रहा है। आपके नवमांश कुंडली में विष दोष बन रहा है, इसका मतलब चंद्रमा वहां पर जो है बहुत कमजोर हो जा रहा है। गुरु मंगल एक साथ है, गुरु स्वग्रह, ये बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल और गुरु एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है वहां पर। सूर्य उच्च का है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो सूर्य का उच्च का होना, यानी कि यहाँ पर जो सूर्य वीक नजर आ रहा है वहां पर वो सूर्य उच्च के हैं और छठे भाव में उच्च का हुआ है सूर्य। मेडिकल फील्ड से जुड़िए, बहुत लाभ देखने को मिलेगा आपको और आप तरक्की करेंगे। चलिए सीधे उपाय पर चलते हैं। आपको एक रत्न धारण करना है, मूंगा। मंगल का रत्न होता है। सबसे पहले आपको बता दूं, 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं, आमतौर पर हम मूंगा धारण नहीं करवाते, लेकिन आपका मंगल अस्त का है, आप मूंगा धारण कर सकते हैं, कारण मैंने आपको बता दिया। तो 7 रत्ती के आसपास का मूंगा आप धारण करिए। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करेंगे। हनुमान जी की आराधना खूब करें, इष्ट देव है मंगल आपके, तो हनुमान जी की आराधना से जीवन में आपकी सारी परेशानी बाधा दूर हो जाएगी। केमुद्रुम दोष निवारण पूजा, जो केमुद्रुम दोष निवारण है वो करवा लीजिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। और साथ ही साथ हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना। यदि आप मान लीजिए कि मुद्रम दोष निवारण नहीं करवा सकते, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, लाभ होगा। नित्य शिव चालीसा का पाठ भी करें, इससे भी जबरदस्त लाभ होगा, चंद्रमा बेहतर होता चला जाएगा। राहु की महादशा में नित्य आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, संभव हो तो 3 माला करें। एक माला मतलब 108 बार, 3 माला भी आप कर सकते हैं। राहु की महादशा में नहाने के बाद माथे और नाभि के ऊपर जो है, मस्तक पर और अपनी नाभि पर केसर चंदन का तिलक लगाएंगे नित्य। और आखिरी उपाय है आपके लिए, धन संपत्ति के लाभ के लिए आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे, बहुत लाभ हो जाएगा। गायत्री मंत्र का भी 21 बार आप जाप कर लीजिए। और साथ ही साथ आखिरी उपाय है, यदि संभव हो आपके लिए तो एक 2 मुखी रुद्राक्ष और एक 5 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बनवा करके अपने गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को धारण करें। मन भी शांत होगा, भाग्य भी ज्यादा साथ देगा, पेट संबंधित परेशानियों में भी कमी आएगी और जीवन में ओवरऑल तरक्की भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।